Hello children of the Brain Shaper School. Today we are taking the third lecture of ray optics. तो मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको कि अगर सरफेस स्फेरिकल हो तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है और उसका फार्मूला कैसे बनता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस है, ऐसा। अब इसके इधर एक मीडियम है, उधर दूसरा मीडियम है। तो जैसे ये लाइट जा रही है तो अब ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ आपने नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल किसके ऊपर डालेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर। ये सरफेस, तो इस पे नॉर्मल आपने डाला ये, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मान लीजिए कि ये एक मीडियम है इधर और इस सरफेस के उधर दूसरा मीडियम। जैसे मान लीजिए यहाँ ग्लास है और यहाँ मान लीजिए वाटर है। तो लाइट अगर ग्लास से वाटर में जाएगी तो ग्लास डेंसर है, वाटर रेयर, तो लाइट नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये जो नॉर्मल है इससे लाइट ऐसे दूर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा R। तो ये हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम भी पढ़ चुके हैं कि साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू म्यू होगा। और म्यू क्या होगा? ग्लास से वाटर में जा रही है तो हो जाएगा W म्यू A, और जिसका मतलब होगा CW अपान CA, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपान स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये सारा हम लोग पढ़ चुके। अब मान लीजिए कि जो सरफेस है ये प्लेन है। अब प्लेन ना होता, ऐसा होता सरफेस, जैसे ये ग्लास है, इस टाइप का ग्लास होता। जैसे मान लीजिए ग्लास का ऐसा एक टुकड़ा होता सॉलिड। अब उसके अंदर लाइट है, अब वो बाहर निकल रही है। जब बाहर निकलेगी तो अब यहां पर भी नॉर्मल डालना पड़ेगा। और स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल डालने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटेक्टर लगाते नहीं बनेगा इसके ऊपर। तो उसमें नियम ये होता है कि हाँ, इस सरफेस को एक्सटेंड करके हम उसका सेंटर खोजते हैं। और जहाँ हमको नॉर्मल डालना है, जैसे यहाँ डालना है, तो इससे हम इस पॉइंट को जोड़ देते हैं, सेंटर को, और आगे बढ़ा देते हैं। तो यही नॉर्मल बन जाता है। बस इतना अंतर है नॉर्मल बनाने के तरीके में। बाकी बात सब वही है। ये आई है, और फिर से अगर लाइट ग्लास से, ये मान लीजिए वहाँ वाटर है, मतलब इस कर्व सरफेस के बाद वाटर है, तो नियम सब वही लगेगा कि भाई साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू। और ये सारा सही है, बस केवल नॉर्मल डालने का जो तरीका है उसमें प्रोटेक्टर ना लगा के और सेंटर खोज के सेंटर से मिला के नॉर्मल डाला जाएगा। बस इतना अंतर है। तो आज हम वही पढ़ेंगे, लेकिन अब इसी रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के बेस पर फिर लेंस वगैरह बनाए जाएंगे, इसलिए हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस क्या होता है? इट इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो स्फेरिकल सरफेस दो तरह के होते हैं। स्फेरिकल सरफेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कॉनकेव सरफेस और दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस। तो कोई सरफेस प्लेन है तो भाई ये तो प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये सब के सब तो प्लेन है। और इन पे कैसे होगा रिफ्रैक्शन, ये हम
पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल। तो अब ये स्फेरिकल सरफेस मान लीजिए, ये स्फेरिकल सरफेस, तो अब ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो इस पे डिपेंड करता है कि इसको देखने वाला कहाँ पर खड़ा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ऐसे उभरा हुआ दिखेगा, तो इधर से देखने पर यही सरफेस कॉन्वेक्स, और इधर से देखने से ये दबा हुआ है, तो ये कॉनकेव है। समझ में आ रहा है? जैसे ये सरफेस प्लेन है, अब इसी को हम अगर ऐसा कर दें तो अब इधर से देखिए दबा हुआ दिख रहा, तो अब ये कॉनकेव आपको लग रहा होगा और मुझे कॉन्वेक्स लग रहा है। अब आपको कॉन्वेक्स लग रहा है, मुझे कॉनकेव लग रहा है। तो कॉनकेव का याद रखिए दबा हुआ। तो अब अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, तो उसमें दो हो जाएगा कि रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस एंड रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। तो रिफ्रैक्शन का फार्मूला आएगा, आइए हम वही फार्मूला ड्राइव कराते हैं। और ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिशन्स में, जेईई में इसी फार्मूले पर सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो पहला लेते हैं रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस। अब कॉनकेव सरफेस हो या कॉन्वेक्स, फार्मूला एक ही आता है। तो अब हम रिफ्रैक्शन फार्मूला निकालेंगे। फॉर ये पूरा स्फेयर हो जाता, इसी का एक टुकड़ा ले लिया तो ये हो गया स्फेरिकल सरफेस या कॉनकेव सरफेस। इसका नाम रख देते हैं एम, इसके बीचों बीच का पॉइंट है पी और ये एम डैश। एम पी एम डैश इज कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसका एक ये ऐसा होता है स्फीयर, तो उसका सेंटर कहाँ होता है? यहाँ होता। और सी और पी, पी कहलाता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, बीच का पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, तो इधर ही बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सरफेस, ये जो आपने लाइन बनाई है कहलाता है, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो P इज पोल, CP इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए कि इस सरफेस के इस तरफ एक मीडियम भरा हुआ है और इधर दूसरा मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है और इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ2 है। और मान लेते हैं कि μ2 ज़्यादा है μ1 से, इसका मतलब ये डेंस है और ये रेयर है। यहाँ पर हम जो सिंप्लिसिटी के लिए कुछ स्पेशल काम करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है।
ये नहीं कि यहाँ यहाँ मान ली, थोड़ा सा टफ हो जाएगा फार्मूला निकालना। और ये सरफेस भी हम छोटा ही मानेंगे कि एम पे एम डैश जो है इज स्मॉल, मतलब ये जो सरफेस है ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा सा, बस इतना सा, खूब बड़ा नहीं है, छोटा सा है। छोटे छोटे सरफेस ही आपके कोर्स में रखे गए हैं, बड़ी नहीं है। तो अब रे जाएगी, इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट पे बनाएंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, इस सरफेस का नॉर्मल, तो इस पॉइंट को जोड़ देंगे सी से, सी एम बी नाम रख लीजिए, ये नॉर्मल हो गया। अब अगर लाइट सीधे निकल जाती तो यहाँ चली जाती, लेकिन सीधे तो जाएगी नहीं, वो मुड़ेगी, क्योंकि ये मीडियम रेयर है, ये डेंसर है। तो डेंसर अगर है तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, तो मतलब रे इधर जाएगी। ऊपर को जाएगी तो बड़ा एक सकरा सा बनेगा। तो अपन कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी केस, फार्मूला वही आएगा। तो आइए मान लेते हैं कि μ2 कम है μ1 से, मतलब ये मीडियम मान लेते हैं कि डेंस है और एयर है। तो अब रे जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अपन कुछ भी कर सकते हैं फार्मूला निकालने को आए तो रे क्या होगा, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो अब सीधे जाती तो यहाँ जाती, तो सीधे जाती तो यहाँ जाती, तो उसके मुकाबले दूर चली जाएगी। तो अपन थोड़ा सा और दूर कर देते हैं, ऐसे मान लेते हैं यहाँ चली जाएगी और यहाँ पे काटेगी, और रे जहाँ काटेगी वहाँ पर इमेज बन जाएगा इस ऑब्जेक्ट का। तो डायग्राम थोड़ा साफ हो जाएगा। नहीं क्या होता, अगर देखो उधर मुड़ती तो फिर इमेज बनाने के लिए पीछे रहना पड़ता, ये पतले, ये बीच की जगह से यहाँ बनता, तो डायग्राम काफ़ी पतला सा और साफ ना बनता, इसलिए ऐसा मान लिया। और वो जो ऑब्जेक्ट भी है ना, वो एकदम पॉइंट साइज का है, बड़े ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। तो ओ इज point object and I is its image। डेरिवेशन में, एनुअल एग्जाम में कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है, तो यही विवरण हम लोग लिखेंगे। तो अब यहाँ पे डेरिवेशन ले रहे हैं। ये आर है, इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल, अच्छा ये पॉइंट, सॉरी ये एम है, ये जो पॉइंट है इसका कुछ नाम रख देते हैं। एक्चुअली इसका नाम तो बी रख दिया है, इस पॉइंट का नाम डी रख देते हैं। एम ये है, गलती से अपन सोच जाते हैं कि ये एम है, एम तो एंड का पॉइंट है, तब ना एम पी एम डैश को सरफेस का नाम रखा था। तो इन ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी को देखिए, ओडीसी में एक्सटीरियर एंगल बीटा, देखिए कोई भी ट्रायंगल हो
उसकी अगर कोई भी साइड को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल जो बनता है वो कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, और ये इक्वल होता है इसके और इसके समीशन के। इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो उसी तरह से अगर आप ट्रायंगल OCD को देखिए, तो ये आगे आपने बढ़ा दिया OC को, तो ये बन गया बीटा, बीटा एक्सटीरियर एंगल हो गया, जो कि बीटा इक्वल टू ये प्लस ये I प्लस अल्फा। तो यहां से I आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ये हमारा पहला इक्वेशन। अब हम R निकालेंगे, तो R के लिए हम ट्रायंगल पकड़ेंगे CDI। तो इन ट्रायंगल CDI, और CDI का एक्सटर्नल एंगल क्या है? तो देखिए C को आगे बढ़ा दिया गया है, बल्कि ऐसा सोचिए, इस एंगल को मैंने नाम नहीं दिया है, CD को आगे बढ़ा दिया, तो ये हो गया R। तो R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन। नाउ साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू। तो मान लेते हैं कि I और R बहुत छोटे हैं, क्योंकि ये सरफेस ही छोटा सा है, से I एंड R आर स्मॉल, और स्मॉल होने के साथ ये रेडियन में है। अगर ऐसा है तब साइन I लगभग I के बराबर हो जाएगा और साइन R लगभग R के बराबर हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा I अपॉन R इज इक्वल टू म्यू। और म्यू का एक फार्मूला आप और जान लीजिए, C1 अपॉन C2 तो होता ही है। म्यू का एक फार्मूला होता है, ये म्यू कौन सा है? 1 म्यू 2। तो 1 म्यू 2 का एक फार्मूला होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। कैसे? देखिए, A म्यू 1 इंटू 1 म्यू 2 इज इक्वल टू A म्यू 2। भाई A से हम 1 में गए पहले मीडियम में, एयर से 1 से 2 में गए, तो कुल मिला के A से 2 में गए, तो इससे 1 म्यू 2 आ जाएगा A म्यू 2 अपॉन A म्यू 1। तो एयर को ना लिखे तो भी वो एयर तो रहेगा ही, तो म्यू 2 बाई म्यू 1। तो ये फार्मूला आ गया। और I की वैल्यू रख देते हैं बीटा माइनस अल्फा, और R की वैल्यू क्या रख देंगे? बीटा प्लस गामा। तो ये आ गया म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू 2 बीटा प्लस म्यू 2 गामा, म्यू 2 बीटा प्लस म्यू 2 गामा इज इक्वल टू म्यू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू म्यू 1 बीटा माइनस म्यू 1 अल्फा। तो आप देख रहे हैं बीटा बीटा दो जगह है, तो बीटा लोगों को एक तरफ ला लें, तो म्यू 1 बीटा इधर आएगा, उसको वहाँ ले जाएंगे, तो आएगा म्यू 2 बीटा माइनस म्यू 1 बीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू 2 गामा। ये वहाँ जाएगा, और माइनस म्यू 1 अल्फा। तो बीटा कॉमन आ जाएगा, म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू 2 गामा माइनस म्यू 1 अल्फा। अब एक फार्मूला होता है सर्कल में कि ये अगर आर्क है, तो ये सेंटर है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस करने से एंगल मिलता है, लेकिन रेडियन में मिलता है, रेडियन यूनिट में। तो अगर ये आर्क ले लें PQ और रेडियस ले लें BO या QA, कुछ भी कहिए, इक्वल टू थीटा, तो ये फार्मूला सही है तब भी जब
ये बाकी का सर्कल ना दिख रहा हो, बस इतना मत दिख रहा हो कि ये आर्क है और ये रेडियस है, तो ये एंगल आ जाएगा। उसी तरह से आप ध्यान दें तो बीटा एंगल और ये आर्क, तो डीपी आर्क है और सीपी रेडियस है और बीटा लगभग उसी तरह। अल्फा कैसे आएगा? डीपी अपान पीओ। उसी तरह गामा के सामने जो आर्क है, ठीक है, वो ऐसा है, पर ऐसा भी होता तो उतना ही होता, तो वही डीपी ही अपान पी आई। तो आप ये वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे साइन कन्वेंशन का। और जो साइन कन्वेंशन होगा वो ऐसा होगा कि कुछ बातों को मान लेंगे, जैसे कि डिस्टेंसेस हम लोग P से नापेंगे, तो ऑब्जेक्ट की जो P से डिस्टेंस है OP, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, और P से इस तरफ की डिस्टेंसेस को नेगेटिव मानते हैं, इधर को पॉजिटिव। जब रे लेफ्ट से आ रही हो, तो रे तो लेफ्ट से आ ही रही है, इंसिडेंट रे, तो PO हो गया -U और PI हो गया V प्लस V, और PC रेडियस है क्योंकि ये सेंटर है, तो इस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो PC हो गया -R। तो इन वैल्यूज को धरेंगे वहाँ पे, इस इक्वेशन का एक नाम रख दें 3। नाउ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल बीटा इज इक्वल टू आर्क डीपी अपॉन रेडियस सीपी, और सीपी यानी अभी सीपी रख दीजिए, और अल्फा इज इक्वल टू आर्क डीपी अपॉन रेडियस पीओ, और गामा इज इक्वल टू डीपी अपॉन पी आई। इन वैल्यूज को ले आकर रख देंगे 3 में। तो बीटा मतलब डीपी अपॉन सीपी, और इंटू μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू -μ2। गामा का मतलब डीपी अपन पी आई -μ1, और अल्फा की वैल्यू डीपी अपन पी ओ। तो इसको आगे बढ़ेंगे तो सभी टर्म्स में डीपी है, तो डीपी से डिवाइड करके उसे काट दीजिए। अब वैल्यू पुट करेंगे तो μ2 माइनस μ1, सीपी को कहेंगे R, और हाँ सीपी इस तरफ है, कहे सीपी को चाहे पीसी है तो पी के इधर, इसीलिए ये हो जाएगा -R। अब पी आई क्या है? V, और पी ओ -U। तो ऐसा करते हैं कि सब में देखिए ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम सबका साइन बदल देते हैं। ये +R, और यही फार्मूला हमारा रिफ्रैक्शन फार्मूला कहलाएगा फॉर कॉनकेव सरफेस। इसको आप अच्छे से देख लीजिए।
तो बिल्कुल इसी तरह का फार्मूला हम लोग कॉनकेव सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी डिराइव कर सकते हैं और हम पाएंगे कि बिल्कुल यही फार्मूला आएगा। तो आज का प्राउंड क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टर्म आज मैंने आपको यूज़ करके दिखाई है, तो आज मैंने उसकी आपको क्या यूनिट बताई है। ऑप्शन 1 डिग्री, ऑप्शन 2 मीटर, ऑप्शन 3 मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी none of these. So thank you very much for watching.